सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। खलीलुर रहमान कमर साहब और मारवी सरमद के दरमियान होने वाले झगड़े के बाद कुछ हलकों की जानिब से, बल्कि कुछ बड़े सो कॉल्ड कहते हैं ना जी, काबिल लोग या सोडो इंटेलेक्चुअल्स अगर कहूँ, उनकी जानिब से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि खलीलुर रहमान साहब ख़वातीन के हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं और मारवी सरमद साहिबा ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार हैं। जो कुछ मारवी सरमद और खलीलुर रहमान कमर के दरमियान हुआ, यकीनी तौर पे इंतहाई अफसोसनाक है। मुझ समेत कोई भी अक्ल रखने वाला फ़र्द उसकी हिमायत नहीं कर सकता, ना करेगा। लेकिन उसके बाद से कुछ मखसूस सहाफ़ियों ने अपने प्रोग्राम्स में बुलाकर खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ जो करने की कोशिश की, उसको नाम नहाद लिबरल्स और नाम नहाद पढ़े लिखे तबके की जानिब से अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो खातून खलीलुर रहमान कमर साहब को एक टके का मर्द कह रही थी, उनकी भी हौसला अफजाई की जा रही है। जो बड़े तज्जियाकार खलीलुर रहमान कमर साहब के ख़िलाफ़ इखलाक से गिरी हुई बातें कर रहे थे, उनकी भी तारीफ़ की जा रही है कुछ मखसूस लोगों की जानिब से। और अब कुछ मीडिया हाउसेस की जानिब से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अवाम भी खलीलुर रहमान कमर साहब के बहुत ख़िलाफ़ हैं, उनके ख़यालात से बेजार हैं, औरत मार्च करने वाली आंटियों के साथ हैं अवाम, ऐसा तासुर दिया जा रहा है। ये माशरा नाज़रीन कैसे बना? यकीनन मर्द और औरत से। ना मर्द के बगैर कोई माशरा आगे चल सकता है और ना ही औरत के बगैर। आप गाड़ी के दो पहिए कह लें, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। लेकिन अगर औरत को नीचा दिखाकर मर्द खुद को गैरतमंद समझे या औरत पर हाथ उठाने को मर्द बहादुरी का नाम दे, तो क्या ऐसा मर्द कहलाने के लायक होगा? बिल्कुल नहीं। अब इसी तरह अगर एक औरत मर्द को गाली देना अपना हक समझे, मर्द को दुनिया की सबसे कमतर मखलूक साबित करने की कोशिश करे और उसी को अपनी आज़ादी जाने, तो फिर क्या ऐसी औरत कहलाने के लायक होगी? बिल्कुल नहीं। फिर ये बहस क्यों की जा रही है? फिर ये शोर कैसा है? असल मसला है क्या? औरत या औरत मार्च? मेरे जुमले पे गौर कीजिए। औरत मसला है या औरत मार्च? औरत मार्च अगर मसला है भी तो उसकी वजह यह है कि इस मार्च में पाकिस्तानी माशरे से ताल्लुक़ रखने वाली किसी औरत के हक़ के लिए आवाज़ उठती हुई दिखाई दे ही नहीं रही। जैसे यहाँ जमहूरियत, हम कहते हैं जमहूर से खाली है, हम अक्सर कहते हैं अजीब जमहूरियत है जिसमें जमहूर ही नहीं है। जमहूर को मैं पंजाबी में कहती हूँ वो खुडे लन तुसी लाया हुआ है। और कानून कानूनियत से आ रही है। इंसाफ हुआ लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं दिया कभी। वादे तो थे लेकिन उनमें वफा नहीं थी, दावे तो थे लेकिन उनकी कोई हकीकत नहीं थी। इसी तरह इस औरत मार्च में कम अज़ कम पाकिस्तानी औरत का कोई नामो निशान नहीं है। खलीलुर रहमान साहब औरत के ख़िलाफ़ हैं या औरत मार्च के ख़िलाफ़ हैं, ये वो कई बार बता चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ अनासिर ये क्यों साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि औरत मार्च के ख़िलाफ़ बात करना औरत के हकूक़ पर डाका डालना है और खलीलुर रहमान कमर औरत के कोई बहुत बड़े पता नहीं कोई दुश्मन है। जबकि अगर हम अवामी सर्वे की बात करें तो चाहे अक्सरियत हम अगर बात करें तो खलीलुर रहमान साहब के बयानिए के साथ हमें अक्सरियत खड़ी हुई दिखाई देगी। बहुत बड़ी तादाद में लोग उनको डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। स्क्रीन पे ये देखें, चल भी रहा है कि जो अवामी सर्वे है, अवाम की राय है, अवाम क्या कहती है, अवाम का ये कहना है कि जी खलीलुर रहमान कमर साहब के वो साथ हैं। अब इसी पे बात करने के लिए आज एक बार फिर मैंने प्रोग्राम में दावत दी खलीलुर रहमान कमर साहब को। वो हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में और हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, कमर साहब आपका भी और सदीक आपका भी। कमर साहब आपसे शुरू करूँगी। खलील साहब, एक टीवी चैनल ने ऐलान किया है कि जी सज़ा के तौर पर आपसे वो अपना मुआहदा मुअत्तल कर चुका है और उस वक्त तक जब तक आप मुआफ़ी नहीं मांगेंगे, आपने मेरे प्रोग्राम में परसों भी बोला था कि माफ़ी आप नहीं मांगेंगे, माफ़ी वो खातून मांगे जिसने गलत बात शुरू की थी। उसके बाद आपने कहा उसके बाद मुझे 9 माफ़ियाँ भी मांगनी पड़े, मैं मांगूंगा लेकिन पहले माफ़ी वो मांगे। अब आप क्या कहते हैं, ये जो सज़ा दी गई आपको, इस सज़ा पे आपका क्या मौक़िफ़ है? अस्सलाम वालेकुम।
फ़िज़ा, मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले, और अस्सलाम वालेकुम सदीक जान साहब और आपके क्रू की टीम सारी, मेरा सलाम उनको। इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परसों मेरा जिगरी दोस्त अफजल, जिसके नाम पर मैंने प्यारे अफजल लिखा था, वो इस दुनिया से चला गया। मेरी दरख्वास्त है तमाम सुनने देखने वालों से कि एक दफ़ा उसके लिए, उसके इसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ दीजिएगा। अब रहा ये लफ्ज़ सज़ा, तो खुदा की कसम वक्त तय करेगा ये सज़ा मुझे दी गई या उनको मिली। खलीलुर रहमान कमर ने हमेशा बड़ी दयानतदारी के साथ लिखा, और जब भी वो काम चला, अल्लाह ने खलीलुर रहमान कमर के साथ उस चैनल को भी इज़्ज़त दी। और मुझसे जुड़े हुए लोग, खुसूसी तौर पर बहुत सारे काम जो मैंने एयरवाई के साथ किए या हम के साथ किए, उन्होंने ताबनाक मिसालें कायम की। हम के साथ किए, ताबनाक मिसालें कायम की। किसी की क्या जुर्रत है, मैं भूखा मरने को प्रेफर करता हूँ इंस्टेड के रोज़ी रोटी की तरह के वास्ते में किसी चैनल की तरफ देखूँ। खलीलुर रहमान कमर जब से पैदा हुआ है और तादम मर्ग अपने रिज़्क़ रोटी के लिए अपने अल्लाह को देखेगा। जहाँ तक बात है फ़िज़ा, ये जो अल्टीरियर मोटिव्स के साथ ये जो फेमिनिस्ट का 35-36 फेमिनिस्ट का, पेड फेमिनिस्ट का, फंडेड फेमिनिस्ट का ग्रुप मेरे समाज को चाटने के दर पे है। आज अल्लाह का करम हुआ है, बल्कि मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा नाम मिल गया हमें कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस एक ये भी है, दैट इज़ टाइप बी, जो मेरे सोशल सेटअप को खा जाने के लिए आया है। ये पहले साइलेंट किलर की तरह हमारी सफ़ों में मौजूद था और लोगों को शायद आगाही कम थी। मेरे बोलने से ये आगाही बढ़ गई है। दिस इज़ वाई कि पाकिस्तान की 96% गैरतमंद आवाम और वो लोग जो किसी भी तरह नहीं चाहते कि हमारी रिलीजियस नॉर्म्स, हमारे सदियों से बने हुए फैमिली स्ट्रक्चर और सोशल सेटअप को में दरार आए, वो आज यक बयक मेरे साथ खड़े हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ठीक। और यकीन मानिए, ये कोई औरत मार्च है ना औरत का मसला है। मैं परसों तरसों किसी लॉयर के साथ, लॉयर फेमिनिस्ट के साथ एक शो में था, तो उन्होंने मुझे ड्यूरिंग प्रोग्राम बताया कि लॉ में औरतों के हकूक़ के लिए जितने लॉ बने हुए हैं वो मर्दों के हकूक़ के लिए बने हुए लॉ से ज़्यादा है। हमारे मुल्क में हमेशा मसला रहा है कि लॉ बन जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता। एलीट क्लास उसको एंजॉय करती है, गहरी बात, बिल्कुल। गरीब आदमी पिसा रहता है। उस गरीब आदमी में औरतें भी आती हैं, औरतें भी आती हैं और मर्द भी आते हैं। काम तो ये था कि हम दोनों मिलकर पहले उस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन की बहाली के लिए मार्च करते, और जब ये मार्च हो चुकता तो हम देखते कि कौन से ऐसे राइट हैं जो औरतों के सलब हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है, मैं आपको बार बार चीख चीख के बोल रहा हूँ, एजेंडा ये नहीं है। एजेंडा ये है कि वो मसाइल जिनसे पाकिस्तान एक्चुअली दो चार है, उससे इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें हटा दी जाएं। 10-12 लाख की फ़ौज लेकर इंडिया कश्मीर पर चढ़ दौड़ा है, किसी के पेट में मरोड़ नहीं उठ रहा। कोई नहीं सड़क पे प्ले कार्ड लेकर चीख रही है आंटी ये फेमिनिस्ट। ना मैंने एक जुमला सुना मारवी सरमद के मुंह से, और मारवी सरमद का आप ट्रैक रिकॉर्ड तो निकालिए, आप देखिए तो सही वो किस किस तरह की मुग़ल्लज़ात बकती है ऑन हर ट्विटर। और फिर मैं उनका एक बड़ा मशहूर ट्विटर जो मैं आज सुबह से सबको सुना रहा हूँ इन ऑल माई इंटरव्यूज़, फरमाती हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, फौजी, गश्ती और मुल्ला। अगर उसके बाद भी
ये मेरे खिलाफ बात करने वालों की या तो गैरत चेक करनी पड़ेगी या इनको समझना होगा कि इनका इस मिट्टी से कोई ताल्लुक है या नहीं है। मेरा मुल्क वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर जी, उसको संभालने के लिए कुलियतन एक अदारा है जो स्ट्रांगली आज तक हमारे यहाँ चल रहा है। उनसे गलतियां भी होती होंगी, गॉड नोज, लेकिन ये ज़रूरी है इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए फ़ौज को गाली देना, उनकी इंसल्ट करना और पब्लिक में ये नैरेटिव डेवलप करना कि आपकी आर्मी जो है वो आपके यहाँ डेमोक्रेसी को चलने नहीं देती। खुदा की कसम ऐसा नहीं है। आपके यहाँ की करप्शन आपको अच्छा, ये बात मुझे भी अक्सर तकलीफ देती है खलील साहब, सॉरी मैं आपकी बात काटना नहीं चाह रही थी। ठीक है जी, अच्छा मैं जी एक मिनट फिजा, रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे लास्ट बात कर लेने दीजिए। मैंने रिक्वेस्ट की मार्च निकालिए, आइए तमाम खातीन हाथ में कुरान लेकर पहुंचिए किसी मंटो पार्क जैसे पार्क में और आके हलफ लीजिए, कलमा पढ़ के कहिए आज के बाद हमारा मर्द जो हलाल पैसे कमा के लाएगा उसमें गुजारा कर लेंगी। बिल्कुल, खुदा की कसम, चुटकियों में चंद सालों में हम अपने इकोनॉमिकली अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई मार्च नहीं निकलेगा। ठीक है जी सदीक, आज आपकी तरफ भी आते 215-16 दिन हो गए इंडिया कश्मीर में हमारी बेटियों की इसमत दरी कर रहे हैं उनके फौजी। हम इंटरनेशनल मीडिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जुल्म हो रहा है उनकी, वो अब जब जागने लगे हैं तो ये सुलाने के लिए मैदान में। और दूसरी बात है कि ये जो सो कॉल्ड सोडो इंटेलेक्चुअल, अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा, अपने आप में बहुत बड़े काबिल ये लोग बनते हैं, दावा करते हैं, और हम इनको कहते हैं खलील साहब, वो कराची वाले लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाबी लंडा बाजार कहते हैं, जो भी समझ लें, ये लंडे बाजार के लिबरल्स हैं बेसिकली। अच्छा जी सदीक, आपकी तरफ आना चाहूंगी। मैं ये पॉइंट कहना चाह रही थी कि वाकई बड़ी तकलीफ होती है कि अपने मुल्क की फौज को गाली निकालना ये इजहार आज़ादी राय कहते हैं। ये पॉइंट मुझे आज तक अगर कोई समझा सके तो प्लीज़ समझा दें कि अपने मुल्क की फ़ौज को गाली निकालने में कैसी आज़ादी, ये क्या लिबरलिज्म है, ये क्या डेफिनेशन है इनकी। और सदीक दूसरी बात, सोशल मीडिया भरा पड़ा इस डिबेट से, आप क्या देख रहे हैं? आप खुद सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बताइएगा कि मैंने जो लोगों को देखा, हमने सर्वे भी दिखाया, मेजोरिटी तो खलीलुर रहमान कमर को सपोर्ट कर रही है, फिर जो उनको नेगेटिव या विलन बना के पेश कर रहे हैं उनका क्या एजेंडा है, ये बताते हैं। देखें, पहले तो मैं आगाज़ में यही आपको कह दूं, जो खलीलुर रहमान कमर साहब ने कश्मीर की बात की और इंडिया की बात की, मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं रज़ा भाई के साथ इंडियन चैनल एक है, इंडियन चैनल, उसकी एक वीडियो शेयर करता, चले हम नेक्स्ट वीक इसको चला लेंगे, जिसमें एक मुसलमान औरत ने ये बात कही, ये इंडियन चैनल रिपोर्ट कर रहा है, और इसके बाद इंडियन बहुत सारी वेबसाइट्स ने इसको रिपोर्ट किया कि एक मुसलमान खातून औरत ने कहा कि बीजेपी के गुंडे, मोदी के दहशतगर्द, इंतहा पसंद हमारे घरों में, पहले वहाँ के जो मकामी थे उन्होंने हमारे घर दिखाए कि ये मुसलमान हैं, उन्होंने हमारे घरों में आके और उन्होंने कहा तो तुम्हें आज़ादी चाहिए, उन्होंने पेंटें खोली और पेंटें खोल के नीचे करके कहते ये लो फिर आज़ादी। ये इंडियन चैनल्स ने रिपोर्ट किया है, ये हम इसी प्रोग्राम में दिखाएंगे। मुझे एक इनमें से बता दें, ये जो फेमिनिस्ट है जिनको हर जगह का दर्द और तकलीफ उठ जाती है, कि किसी एक ने को मजम्मत की हो इस हवाले से, किसी एक ने कश्मीर की खवातीन के हवाले से बात की हो। मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में यही कहा था, अपने प्रोग्राम में यही कहा था, इस प्रोग्राम में, कि बात यह है कि ये वाला औरत मारे कर करना था तो ये होना चाहिए था, जो इंडिया की खवातीन है उनके नाम होना चाहिए था, ये कश्मीर की माओ बहनों बेटियों के नाम होना चाहिए था। उसके बाद आप आ जाए जी, ये एक चैनल जिसको अखलाकियात का बड़ा दर्द उठ रहा है, जो बड़ा अखलाकियात का चैंपियन और मामा चाचा बन रहा है कि जी खलीलुर रहमान कमर साहब का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन्होंने मुअत्तल किया, शुक्र है कि आज से उन्होंने उसको मनसूखी कर दिया है। यही मारवी सरमद जो उनके पैनल पे रही, और जाहिर है वो तनख्वाहदार उनकी मुलाजिम होगी, अगर वो तनख्वाह नहीं लेती होगी तो फिर शायद वहीं से पैसे आते होंगे जहाँ से सौरत मार्च फंड को आ रहे हैं, या जहाँ से वो अमन की आशा वाले पैसे आते थे वहीं से आते होंगे, अगर उसको तनख्वाह नहीं देते थे तो। जब ये पैनल पे थी उससे पहले यही मारवी सरमद ट्विटर के ऊपर गलीज गालियां बक चुकी है, तो जो गलीज गालियां बकती थी ट्विटर के ऊपर, उसको आपने क्यों अपने चैनल पे बिठाया हुआ था? आपने क्यों अपने पैनल के ऊपर उसको तनख्वाहदार मुलाजिम रखा हुआ था? अगर वो तुम्हारी तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं थी तो इसका मतलब है तुम उसको वॉलंटियरली लेते थे और वो तुम्हें फेवर देती थी, और फिर क्योंकि तुम्हें फंडिंग तुम्हें भी शायद वहीं से आती है जहां से उसके लिए पैसे आते हैं। दूसरी बात यह है, खलीलुर रहमान कमर साहब ने फौज की बात की, यही चैनल जो अखलाकियात का बड़ा चैंपियन और मामा चाचा बन रहा है, इन्होंने DGI-SI की तस्वीरें चला के उनके ऊपर इल्जामात लगाए, घिनौने इन्होंने फौज के ऊपर और हमारी एजेंसी के ऊपर इल्जामात लगाए। ये वही चैनल है, फजलुर रहमान जब यहाँ पे धरना देकर बैठे हुए थे, ये जो इनके सबसे बड़े एंकर हैं हामिद मीर साहब,
हामिद मीर साहब उनके कंटेनर के ऊपर अंसारुल इस्लाम की खाकी रंग के वर्दी पहनकर फजल रहमान के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए थे, और उसी कंटेनर के ऊपर से औरतों को भी गालियां दी जा रही थी, उसी कंटेनर के ऊपर से फौज को भी गालियां दी जा रही थी, उसी कंटेनर से तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा के इमरान खान पे इल्जाम लगाया जा रहा था। ये वही चैनल है जिसके ऊपर इमरान खान की अहलिया के हवाले से सवाल किए जाते हैं कि बताएं जी बुशरा बीबी में क्या ऐसी बात है जो रिहाम खान और जमाइमा में नहीं थी। आप खुद जिसकी औरत के बारे में चाहे बात करें, और खासतौर पर इमरान खान की अहलिया के बारे में बात करें, जो सियासत में नहीं है। और अब आपको मारवी सरमद, असल मसला क्या है? मसला यह है कि इनके भी ताने बाने वही मिलते हैं जहां से मारवी सरमद के मिलते हैं, इनके भी इंटरेस्ट वही हैं जो मारवी सरमद के हैं। जिस तरह इन्होंने कहा खलील रहमान कमर साहब ने, और हमने पिछले 2 प्रोग्रामों में यह बात तो एस्टैब्लिश कर दिया ना कि ना औरतों के हकूकों का मसला है, ना तहफ़्फ़ुज़ का कोई मसला है, कमानी मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन का मामला है, जैसे उन्होंने कहा खलील रहमान कमर साहब ने। और ये तो वही है भाई, जावेद लतीफ ने मुराद सईद की बहनों के बारे में क्या कहा था, उसको नहीं बिठाते जियो के ऊपर, जो हमदुल्ला है उसको नहीं बिठाते, जो सारा कुछ दिखाते हैं, जिन्हें ये वो चैनल है जिसके अपने एंकर्स और सहाफी रिहाम खान की किताब को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। पॉइंट आ गया, खलील साहब आपकी तरफ आऊंगी, ठीक है। अच्छा, इखलाकियात से मुझे कुछ और भी याद है खलील साहब, जो सारा मामला बना जी, वो आपका और मारवी सरमद का झगड़ा था किसी निजी टीवी चैनल पे, ठीक है जी, गलत हुआ, काबिल मुजम्मत था, बात हुई, 2 दिन से उसी पे बात हो रही है। अब उस अमल को गलत कहा गया ना, और अमल गलत था, अब वही अमल बार बार दोहराया जा रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपको बिठा के प्रोग्राम्स में बाकायदा आपकी तजलील की जा रही है, कोई आपको 1 टके का मर्द कह रहा है, कोई आपको कह रहा है जी आप जहनी मरीज हैं, अपना इलाज करवाएं, कोई आपको रेटिंग के चक्कर में न जाने कितना बुरा बना के पेश करे। बल्कि एक एंकर को तो आपने कहा भी कि तुम्हारी रेटिंग नहीं आई, तो उसने आगे से आपको कह दिया कि आप भी तो रेटिंग के लिए करते हैं सब कुछ। मुझे बताइएगा जिस अमल की ये लोग मजम्मत कर रहे हैं और इखलाकियात का दर्स दे रहे हैं टीवी पे बैठ के, वही काम तो खुद भी कर रहे हैं कि मेहमान बुला के तजलील कर रहे हैं। क्या ये इनका ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये दोहरा मयार नहीं है इनका? देखिए, वो एक बड़ा ही बेशर्म इंटरव्यू था जिसमें होस्ट ने अपने घटियापन की औजे तमाम पर पहुंचा वो, और मैं हैरान हुआ, लेकिन मैं खुश भी हुआ कि इनकी औकात, इनके चेहरे मेरी पब्लिक देख सकेगी। खलील साहब, आप एंकर की बात करें जो दोनों मेहमान थे, वैसे तीनों ही आप पे चढ़ाई कर रहे थे। लिफाफा माफिया के जो चंद, जो मैं मेहमान की बात में बाद में करता हूँ। ठीक है, ठीक है। एक मेहमान को तो मैं मानता ही नहीं ना, सिरे थे उनके साथ, उनको मैं जानता ही नहीं कौन है वो, कभी काम ही नहीं किया मैंने उनके साथ। तो क्या उनका कैलिबर है, क्या कैरेक्टर है, आई डोंट वांट टू इवन टॉक अबाउट दैट। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, और मेरे सामने उनका नाम भी नहीं लीजिए जी जी। मैं उससे उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है जी, ठीक। बिफोर हम अखलाकियात की बात करें, मैं आपको समझाता हूँ अखलाकियात। सुनिए, आपको याद होगा किस कदर मुजाहरे हुए थे इस मुल्क में जब फ्रांस ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी। हमारी और लड़कियों पर वहाँ लाठीचार्ज हुआ, वहाँ अरेस्ट हुए हमारे लोग, और चीखो पुकार यहाँ पाकिस्तान में हुई कि हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है। मारवी सरमद साहब के ट्वीट सुनिए ज़रा हिजाब के बारे में। ओ आई माइट बी द अगलीस्ट वुमन बट हिजाब इज स्टिल अ बिग शिट। दूसरा सुनाता हूँ। जस्ट हाउ वी कैन सी यू इन हिजाब ऑल्सो लुक एट योर मम इन चड्डी, आई एम नो डिफरेंट। तीसरा सुनिए। बिफोर लिविंग जस्ट सॉ द फायर इन योर टेल डज नॉट एक्सटिंग्विश, हिजाब इज अ पीस ऑफ शिट। अगला सुनिए। इफ आई, ठहरिए मुझे ढूंढ लेने दीजिए जी। हाँ, इफ इट गिव्स यू गुड नाइट स्लीप, हिजाब स्टिल इज अ बिग शॉट बट द शिट ऑन योर फेस। ये औरत है जो हिजाब के बारे में ये सब कह रही है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने मुल्क के अदारों से, मुक़्तदरीन से, अपने मजहबी अमायदीन से कि ये सारे ट्वीट्स पढ़ के ये कहाँ सोए हुए थे, या फिर वो जो यहाँ हिजाब के हक़ में नारे लगा रहे थे उनको पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाला? कौन से तदादात के साथ बनने वाला है और डेवलप होने वाला है ये माशरा, और इन 35-36 औरतों से खौफ किस बात का है?
क्या ये वही आका हैं जिनसे हम इमदाद मांगते हैं, वो फंडिंग कर रहे हैं इसलिए डरते हैं आप? या आपको बता दिया गया है कि ये वाला नासूर अपने मुल्क में पनपने दीजिएगा तब आपको इमदाद मिलेगी? ऐसी कौमें जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती, जो अपने इकॉनमी के पाताल में जिया करती हैं, उनके साथ यही सलूक हुआ करता है। मैं हैरान हूँ यहाँ की औरतें, या ये औरतें जो एलीट क्लास वाली हैं, जो हमेशा निकलती हैं अपना एजेंडा लेकर, ये इस बात पर क्यों नहीं बाहर निकली कि अपने बच्चों को पुशअप करें कि आओ बच्चों इजादात करो, लोगों के मोबाइल के नए मॉडल का इंतज़ार मत करो, इजादात करोगे तो बचोगे दुनिया में, वरना सारी उम्र प्रोटेस्ट करने वाली कौम बनकर रह जाओगे। और मुझे बताइए तो सही, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के दावेदारों, आप एहतजाज करने वाली कौम क्यों हैं? हम तो कसास मांगते हैं, हमने तो एहतजाज नहीं किया था। आज हम महज अपनी इन बेवकूफ़ियों की वजह से, इन जहालतों की वजह से एक एहतजाज करने वाली कौम बन गए हैं। हमें कोई मार जाए, पीट जाए, कोई 12 लाख की फ़ौज लेकर चढ़ जाए, कोई हमारी बेटी की इस्मत दरी कर जाए, हम एहतजाज करते हैं। और मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी, एहतजाज भी अपनी मर्जी का, जो मनपसंद एहतजाज, अपने एजेंडे का एहतजाज पनपने नहीं देंगे। ये शोरश पे शोरश पैदा करेंगे इस मुल्क में। या अपना एजेंडा लेकर आए हैं कि इस मुल्क में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होने देनी। दिस इज देयर एजेंडा। क्योंकि जिस दिन हम अपने पैरों पर खड़े हो गए तो इंडिया जैसे दुश्मन वो हम पे गरजना बंद कर देंगे। ठीक है जी, ठीक। दैट इज द एजेंडा। अच्छा जी, ठीक है जी, हाँ, दूसरों के एजेंडे पे चलते हैं, फंडेड किस्म के एजेंडे पे चलते हैं तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही हैं। सुने आपकी अहलिया ने भी आपसे कुछ कहा था, क्या कहा था? ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी सिचुएशन पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। खलील रहमान कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदीक जान भी हमारे साथ मौजूद है। खलील साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। सुना आपकी अहलिया ने भी इस पूरी सिचुएशन में आपसे कहा था कि भाई आपने हार के नहीं आना, जीत कर आना है, वरना ऐसे नहीं चलेगा। ज़रा बताइएगा नाज़िम को। हाँ, वो कई महीनों से उसने मुझे हग नहीं किया था, तो मैं जब पहला वाक़या तो मैं सुनाता हूँ। जब ये मैंने कैंसिलेशन का ट्वीट वापस भेजा, जब इनका सस्पेंशन का आया, तो मेरी बेटी लेकर आई ऊपर, तो मैंने जवाबन इमीडिएटली अपने दोस्तों को, जिनकी वजह से मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब्दुल्ला कादवानी साहब, और महज उनकी मेहरबानी से, उनके समझाने पर, उनके कन्विंस करने पर, क्योंकि वो मेरे मौसिन भी हैं, और असद कुरैशी साहब, मैंने उनको फ़ोन किए, तो शायद वो बेचारे इस पोजीशन में नहीं थे फ़ोन उठा सकते, तो उन पर एक शेर भी याद आ गया मुझे जी। इरशाद सुनाइए। मत पूछ के हम ज़ब्त की किस राह से गुज़रे, मत पूछ के हम ज़ब्त की किस राह से गुज़रे, ये देख के तुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आया। तो मैंने कैंसिलेशन का जब ट्वीट किया तो मेरी बेगम आके सामने खड़ी हुई, और मैंने वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उस वक्त देखी थी जब मैं नया मुझे शादीशुदा था, जब मुझे नेशनल बैंक में जॉब मिली और उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया, तो उसने मुझे गले लगाया और उसने कहा, याद रखना खलील रहमान कमर, हार के घर मत वापस आना। तो मैं उसको सलाम पेश करता हूँ पहले, कि जहाँ मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट, जिसका नाम आप इन बदनसीबों ने मिसोजिनिस्ट रखा है, मेरी बीवी, मेरी बेटियाँ, मेरी भाभियाँ, मेरी भाइयों की बेटियाँ, मेरी बहनें। सुबह मेरी बहनों ने रोते हुए मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा, खलील याद रखना, अल्लाह ने तुम पर बड़ी मेहरबानी की है, तुम्हें ऐसे काम के लिए चुन लिया है, खुदा के वास्ते पीठ मोड़ कर वापस ना आ जाना। और मैंने उनसे वादा किया, मैं मर जाऊंगा, पीठ मोड़ के वापस नहीं आऊँगा। ठीक। अच्छा, सदीक की तरफ जी। फिजा जी, इस सारे जज्बाती मंजर में मैं तुम्हारा बाकी का सवाल भूल गया।
अच्छा वैसे मैं भी अपना बाकी का सवाल भूल गई कि मैंने क्या पूछा था। अच्छा सदीक मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा आपको पता है खलील साहब, आप जरा थोड़ी मजाक की गुफ्तगू हो रही, चले खलील साहब भी जरा हंसे, काफी दिन से 2 दिन से परेशान ही होंगे, आप कभी कोई सवाल पूछ रहे हैं, कभी कहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी क्या बात हो रही है, और हाल ही में सजा भी मिल गई आपको निजी टीवी चैनल की जानिब से कि कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल। लेकिन देखिए कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल होने के बाद सदीक ये तो बड़ा मुस्कुरा रहे, बड़े खुश हैं, ही इज वेरी हैप्पी। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि मैं थोड़ा डिप्रेस था। जी जी फिजा जी प्लीज। मैं परेशान नहीं था, मेरे दोस्त की, मेरे जिगरी दोस्त की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं बड़ा अपसेट था। जब उस दिन मैंने 8-9 मुसलसल इंटरव्यूज़ दिए तो मैं उसका जनाजा पढ़ के गया था, तो वो चीज़ मुझे याद आ रही थी। ठीक, आई एम डन एंड दैट्स अ बिग लॉस। ठीक है जी। जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी सिद्दीक। मैं वही कह रही हूँ, आपने मेरा सवाल भी सुन लिया कि मतलब वो तो बहुत खुश हैं, कोई सज़ा नहीं है। दूसरी बात ये कि सिद्दीक भी ना शेर व शायरी में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। सिद्दीक आपका भी आज एक इम्तिहान है कि कोई शेर ज़रा सुना दें आप भी जवाब में आज खलील साहब को। नहीं, मैं जो खलील साहब ने जिस पाए का शेर सुनाया है, मैं तो उसके जवाब में ज़ाहिर है फिर शेर उतना ही अच्छा होना चाहिए, वो तो मैं नहीं सुना सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो खलील रहमान कमर साहब को उनकी बहनों ने कहा है, यकीन करें तमाम उनके चाहने वाले, जो उनके चाहने वाले से मुराद यह है कि जो उनके मौक़िफ़ के साथ, मौक़िफ़ की वजह से उनके साथ खड़े हुए हैं। मेरा कोई उनके साथ तल्लुक़ नहीं है खलील रहमान कमर साहब के साथ। हाँ, ये जो इन्होंने ड्रामा लिखा मेरे पास तुम हो, तो मैंने ये है कि जब उस ड्रामे की धूम सुनी तो फिर 2 दिन घर में रह के सिर्फ वो ड्रामा देखा, तो लेकिन उसके अलावा कोई इनके साथ वो नहीं है। लेकिन जो इनका मौक़िफ़ है ना, उस वजह से इनके साथ है। और यकीन करें जो आपने शुरू में जो आपने चलाए, सर्वे भी चलाए, ये जो एक चैनल कह रहा है कि जी लोगों का बड़ा मुतालबा था कि इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, और वो तो खलील रहमान कमर साहब ने कह दिया कि इनको दोस्तों की वजह से उन्होंने किया था। मुझे कोई एक वो सर्वे दिखा दें, कोई एक सॉलिड चीज़ दिखा दें कि ये हैं सोशल मीडिया पे इतने अकाउंट जो कह रहे हैं। जितने लोगों ने सर्वे कराए हैं, चाहे वो आप मलिया हाशमी का देख लें, मैंने पोस्ट किया, जितने लोगों ने पोस्ट किया, यकीन करें 96% मेरे पोल पे आए 11,000 वोट थे, 96% लोग खलील रहमान कमर साहब के साथ थे, 4% मारवी सरमद साहिबा के साथ थे, और एक के 95% थे और एक के 97% थे। ये तो सूरत हाल थी। और फिर मुझे हैरत पता है किस बात की है डॉक्टर साहिबा, ऐसे ऐसे लोग बैठ के और खलील रहमान कमर साहब पे कमेंट कर रहे हैं ना। एक साहब हैं जो कॉलम भी लिखते हैं उसी चैनल के अखबार में, वो बड़े अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। एक दिन समा पे भी बैठे थे खलील रहमान कमर साहब के साथ, जब वो बैठ के अखलाकियात का दर्स दे रहे थे ना, तो मैं कह रहा था कि यार इसको जो जाकर कोई कहे तो भाई पहले अपने वालिद मोहतरम को कहो कि पीटीवी के चेयरमैन के तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया है, आपने 10 करोड़ वापस करना है। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि नमकदानी से लेके और मखसूस अद्वियात, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता इस प्रोग्राम में बैठ के, खवातीन देख रही होंगी, उन अद्वियात तक वो साहब अवाम के टैक्स के पैसों से जो पीटीवी का खजाने का पैसे थे उनमें से वो साहब खाते रहे हैं, उनके वालिद मोहतरम, और वो बैठ के भाषण दे रहे हैं अखलाकियात का। और यहाँ तक सुना था कि पता नहीं घर में पीटीवी के पैसों से, मतलब स्टेट के पैसों से जो हमारे बिल में से जाते हैं, पैसे को पीटीवी देखे ना देखे, उस पैसों में से लिफ्ट भी लगवाई हुई थी, शायद ऐसी भी कोई बात थी। अगर मैं गलत हूं तो मेरी इस्लाह कर दी। लिफ्ट लगवाई हुई थी, लिफ्ट लगवाई हुई थी, वहां पे गाड़ियां रखी हुई थी, अपनी गाड़ियां सारी सरकारी पैसों पे चला रहे थे। एक कैंप ऑफिस बना लिया था, कॉन्फ्रेंस में हमारे पैसों से जा रहे थे, धज्जियां उड़ा दी। अब वो अखलाकियात का दर्स दूसरों को देंगे, ये तो बड़ा टॉपिक छिड़ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपने सिर्फ इनको इसलिए लगा दिया था परवेज रशीद साहब कि ये आपके कायद के दरबारी थे, तबलची थे, खुशामदी थे, उनके हक में कसीदा गोई करते थे, और आपने उस कसीदा गोई के बदले वो पीटीवी जो पहले लॉस में था आपने उसके ऊपर बिठा दिया। 20 करोड़ रुपए का जुर्माना है उसमें। 10 करोड़ उस साहब ने देना है जिनके बेटे आजकल अखलाकियात का दर्स देते हैं, और 4 करोड़ देना है मेरा ख्याल है परवेज रशीद साहब ने, 4 करोड़ देने इसाक डार ने, और 2 करोड़ रुपया ठीक है जी। अच्छा जी खलील साहब, एक और सवाल मेरे जहन में, अहम सवाल मेरे जहन से निकल ना जाए, मैं सवाल लिख के नहीं बैठती, बस जो जहन में आता है वो बोलते चली जाती हूँ। अच्छा खलील साहब, आप ये ज़रा देखिएगा कि मुझे फिर वो याद आ गया, एक ड्रामा आपकी मकबूलियत का बड़ा अभी एक हिस्सा बना, कह दूँ तो गलत नहीं होगा, उस ड्रामे का बड़ा किरदार है, मतलब आप पहले भी बड़े मकबूल होंगे, लेकिन उस ड्रामे से मेरे ख्याल से आपकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। उसमें आपने एक करैक्टर दिखाया था खातून का, जिस पर मेरी नज़रों से कुछ चीज़ें गुजरी थी कि लोग कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हो गए थे कि उस करैक्टर की वजह से मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा, ये तो कोर्ट में जाना पड़ेगा हमें कि इसकी आखिरी एपिसोड को रोक दिया जाए। अब उस करैक्टर में अगर मुझे याद हो, ठीक है, उस लड़की को बुरा दिखाया गया, बाद में उसको एहसास भी हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, फिर कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन ये जो खवातीन कर रही हैं, ये तो उस महविश के करैक्टर से भी बुरी खवातीन है। कौन सी खातून गाली देते हुए अच्छी लगेगी, कौन सी खातून ऐसी हरकत करती हुई अच्छी लगेगी जो बातें गेज़म या लेस्बियंस को सपोर्ट करने पर आ गए, ये क्या करने जा रही है? तो महविश से भी बुरी खवातीन है जो आपने किरदार एक पेश किया था। तो क्या ये औरत मार्च औरतों को बदनाम नहीं करेगा? इसके खिलाफ तो पूरी कौम को कोर्ट में चले जाना चाहिए।
आप ज़रा इनके नारे सुनिएगा, जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। लो बैठ गई सही से, और वो जो बैठ गई है उसकी पिक्चर आपने देखी है। खाना गरम कर दूंगी, बिस्तर खुद गरम करूंगी, कर लो। खाना गरम कर दूंगी, बिस्तर खुद गरम कर लो। शादी के अलावा और भी बहुत से काम हैं। अगर दुपट्टा इतना ही पसंद है तो आंखों पर बांध लो। आज वाकई माँ बहन एक हो रही है। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ, ये जितने लोग, ये जो प्लांटेड लोग हैं जो चीख रहे हैं, इनसे मेरी अदना सी दरख्वास्त है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को इन नारों के प्ले कार्ड्स देकर उस मार्च में भेजें, और साथ ही वहाँ दुआ मांगे, इज्तिमाई दुआ मांगे कि यहाँ जो भी लड़की फाइनली शादी करने पर मानेगी, अल्लाह उनको मारवी सरमद जैसी एक बेटी अता करे। मैं कायल हो जाऊँगा इनका। जी सदीक, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? वैसे वाकई मतलब आपको, हाँ सदीक, कुछ लोग इनको मतलब नफसियाती में कह रहे थे जी आप इलाज करवाएं, आपको इलाज की जरूरत है। मतलब दिस इज, मैं क्या बोलूं कि हद है ना कि आप किसी को साथ बैठ के अगर आप उसके मौकिफ से इख्तलाफ रखते हैं तो आप उसको कह दो तुम पागल खाने चले जाओ। वैसे अगर आप बदले में कह देते उनको कि आप चले जाए पागल खाने, फिर क्या होता, क्या इज्जत रह जाती उस बंदे की? जी सदीक देखें, बात यह है जो खलील रहमान कमर साहब ने बात की ना, अच्छा उनको मैंने सोच लिया था। जी 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 खलील साहब, सॉरी सदीक जान, जी जी, मैं उनको कभी भी नहीं कहता, खलील साहब आप बात करें, क्योंकि मैंने किसी ज़माने में उनको सुना हुआ है। मेरे यहाँ मेरे घर वाले वो जब रात को रमज़ान में वो दुआ कराया करते थे, उनका पाठ हुआ करते थे, तो वो मेरी अकीदतें रही उनके साथ। अगर उन्होंने गलत फहमी में, गलत ब्रीफिंग की वजह से ऐसा कोई अंट शंट बोल दिया है, तो मैं चाहता था उनको वक्त मिले, और चूँकि हमारा इंटरेक्शन नहीं रहा, हो सकता है किसी तरह वो गलत समझ गए हों। उन्होंने सबसे अच्छा जो मुजाहरा किया कि जब मैं बात कर रहा था वो बीच में नहीं बोले। मेरा बस मतमा नज़र यही होता है, बाकी अपनी राय दीजिए, मुझे पागल करार दे दीजिए, मुझे कुछ भी कह दीजिए। तो मैं चाहता था कि वो 2-4 महीने में, 4-10 दिन में जब सोचने लगेंगे तो उनको एहसास होगा उनसे गलती हो गई है तो पढ़े लिखे बड़े आदमी हैं वो, तो ऐसे लोगों को एहसास हो जाता है। और फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको नहीं, मैं उस नबी की उम्मत से हूँ, उनके पैरों की खाक हूँ जिनको लोगों ने पत्थर मारे और पागल कहा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा। वो नबी आज दुनिया का सबसे मोतबर आदमी, वो दुनिया की सबसे मोतबर हस्ती है, बहुत प्यारी बात। उससे क्या फ़र्क। और मैं उनके पैरों की खाक, मुझे अगर कोई पागल कह दे तो उससे खलील रहमान कमर का क्या। चलिए अब एक सवाल में छोड़े चले जाऊंगी और ब्रेक पे मुझे जाना है। सदीक आपसे भी जवाब लूंगी, खलील साहब आपसे भी जवाब लूंगी। इस सिचुएशन में मतलब मेरे जहन में मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई कि जो शख्स अगर आपके मुंह पे को आपको पागल बोल रहा है, आप जवाब में उसके लिए ये बात कर रहे हैं कि शायद उसको एहसास हो जाए, और आपने चूंकि आप उनसे अकीदत रखते हैं, आपने उनको एक ज़माने में देखा, इसलिए आप उनको जवाब नहीं देना चाहते, आप एहसास की दुआ करते हैं, तो फिर मारवी के उस जुमले पे इतना रिएक्ट कैसे कर दिया? मतलब एक खलील रहमान कमर का एक जानिब बर्दाश्त का ये लेवल था, तब कैसा हो गया था, या उस औरत ने आपको इतना उकसा दिया कि आप ये बोलने पर मजबूर हो गए? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान, और हमारे साथ मौजूद है खलील रहमान कमर साहब और सदीक जान। सदीक आपसे जान लेती हूँ उस बात का जवाब जो मैं टैग करके गई थी। अब खैर पुरानी बात है, इस पर क्या बात करें, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे जहन में आ गया कि बहुत खूबसूरत बात इन्होंने की एक साहब के बारे में, जिनका नाम वैसे मैंने नहीं लिया, लेकिन मैंने वैसे बोला कि जी सुनने में आ रहा था वो इस तरह कह रहे थे आपको, तो आपने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, आपने जवाबन कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। इससे प्यारी बात कोई क्या कर सकता है कि मैंने सोचा कि उनको एहसास हो जाएगा। अब यही शख्स मारवी सरमद के सामने थे, वहां पर इनको गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब है मारवी ने इतना उकसा दिया। देखें, मैंने जिस दिन ये वाक़या हुआ, ये आपको पता है 8 से 9 बजे का शो था। अच्छा जी जी खलील साहब, आप सदीक आपसे नाराज हो जाएंगे जी खलील साहब, सिर्फ सदीक को 2 मिनट दे दीजिए। सदीक जी, सदीक बड़ा एहतराम करता है। सदीक देखिए जब आप बोलते चुप कर जाते हैं। सदीक जी, सदीक नहीं,
अच्छा, मैं अपनी ओपिनियन दे देता हूँ, ज़ाहिर है खलील साहब बताएंगे। मैंने जब ये वाक़या हुआ ना, उसके बाद मैंने उस दिन जाके खलील साहब के ना 4 प्रोग्राम देखे पुराने। मैंने कहा यार देखूँ तो सही कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ना, ये क्या मतलब क्या बातें करते हैं। ठीक, उस दिन मैं असल में कायल हुआ था। देखें मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ, उस दिन उन्होंने जिन क्या बात करी, उन्होंने अपनी बारी पे बात की और ऐसे अल्फाज कहे कि मैं सलाम पेश करता हूँ इनको कि इन्होंने जिस तामुल से वो सुने और इन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन मारवी सरमद ने इन्होंने पहले जुमला ये कहा, इन्होंने कहा जी मैं सलाम करता हूँ, बसद एहतराम ये कहता हूँ कि सब अपनी अपनी बारी पे बात करें, मैंने आपको सुना है, आप मुझे सुने, और ताकि लोग देखने वाले ये पता चले कि 3 पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने टोंट किया, हा 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 हा, जैसे उनकी आदत है बदतमीजी करना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई जब खलील रहमान कमर साहब कह रहे हैं तुम्हें कि तुमने बात कर ली है, मैंने सारी तुम्हारी बकवास सुन ली है, अब मेरी बात आराम से सुन लेना, लेकिन वो औरत है ये ऐसी, वो हमेशा ऐसे ही करती है। हाँ, क्या औरत ऐसी होती है? एक सवाल मेरे से एक ही सवाल पूछने थे कि औरत ऐसी होती है। जी खलील साहब, अच्छा खलील साहब, वो आप ब्रेक में किसी शेर की बात कर रहे थे कि आप कोई शेर सुनाना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं वो जियो के साथ अपने टूटे हुए ताल्लुक़ पर 2 अशआर सुनाना चाहता हूँ। जी सदीक जान साहब सुनिएगा प्लीज़। सर, मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो। मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो। पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। वाह वाह वाह, जी कमाल। जी सदीक, बिल्कुल सदीक आपका कमेंट में चाहूँगी। ज़बरदस्त अंदाज से ज़ाहिर है खलील साहब ने अपना पैगाम पहुंचा दिया है जो अपनी तरफ से। और वो एक, मैं सिर्फ एक बात खलील साहब को कहना चाहूँगा कि ट्विटर पे भी बहुत लोग पूछ रहे हैं, अगर खलील रहमान कमर साहब अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बता दें, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, इनके नाम से बहुत ज़्यादा अकाउंट बन गए हैं, कोई एक ऑफिशियल अकाउंट अपना बता दें, क्योंकि इन्होंने KRQ ऑफिशियल कहा था, एक और चल रहा है KRQ_ ऑफिशियल। काइंडली अगर अपना ऑफिशियल अकाउंट बता दें तो बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पर। KRQ ऑफिशियल, KRQ ऑफिशियल कह रहे हैं, ये अंडरस्कोर नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा खलील साहब, जो ड्रामा होता है मेरे मुताबिक वो मुआशरे की अक्कासी करता है, जो मुआशरे में हो रहा होता है, ये चीज़ें आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जो नौजवान नस्ल है उनको जो पैगाम देना चाहते हैं, ड्रामा बहुत बड़ा मैसेज होता है अगर कोई गौर करे। अब ड्रामा मतलब नेगेटिव वे में भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है, दोनों तरह से आप देख सकते हैं। जैसे भारत मार्च मेरी मुताबिक नेगेटिव है, जो जिस तरह की प्ले कार्ड्स उठा रही हैं। आप मुस्तकबिल करीब में इस तरह का कोई ड्रामा लिखने का इरादा रखते हैं जिसमें आप ये औरत मार्च या मारवी सरमद टाइप लोगों को एक्सपोज करना चाहते हैं, इनके बारे में खुलकर बात करना चाहते हैं? मैं डेफिनेटली, आपको हैरत होगी इस बात की कि मेरा ख्याल है जब लंदन नहीं जाऊंगा रिलीज़ होगी तो इनमें से जो ज़मीर वाली फेमिनिस्ट हैं वो शर्म से डूब कर मर जाएंगी कि ये फ़िल्म 7 महीने पहले या 6 महीने पहले मैंने लिखी है और ये वीमेन राइट्स पर लिखी गई है। पहली बात। दूसरी बात, जिस ड्रामे पर इतने एतराज़ात आए और मुझे अभी आपने बताया कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम कोर्ट में चले जाएंगे, एक्चुअली वो नंगे हो गए थे। आपने उस ड्रामा लिखने का मकसद देखा है? आप सोचिए ज़रा, मेरे मुल्क में एक बहुत बड़ा इशू चलता है, हमारी जो खुसूसन नॉन अर्बन एरियाज़ हैं उनमें, कि गैरत के नाम पर मर्डर किए जाते हैं। आप उस ड्रामे के पहले 12 एपिसोड्स देखिए। ये एक ऑब्ट्रूसिव एफर्ट थी, कैलकुलेटेड एफर्ट थी टू एजुकेट द मैन कि अगर औरत चीट करने का गुनाह कर रही है निकाह के बंधन में तो खुदा के वास्ते उसके मुंह पर तेजाब ना फेंको, उसको मारो मत, उसका मर्डर मत करो। आपने तो एक मर्द की मेरे मुताबिक बहुत ज्यादा ही आला ज़र्फी दिखा दी ना कि उसने इस हद तक बर्दाश्त कर लिया। या हाँ, मैंने एजुकेट किया, आई ट्राई टू एजुकेट दैट मैन। बिल्कुल, कि खुदा के वास्ते वो गुनाह कर रही है, जब कोई गुनाह करता है तो उसके मामले अल्लाह की तरफ चले जाते हैं। ठीक। या ऐसा गुनाह जो कोर्ट की पकड़ में है तो वो कोर्ट की तरफ चला जाता है।
ठीक है तो जी। जजा और सजा देने का इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है, उसको छोड़ ठीक दो है, बस। यानी आप कहते हैं जिसका कि बुरा शरई उनको हक है। ज्यादा लगा, जैसे कि हम कहते हैं जी चोर की दाढ़ी में तिनका, जिनको वो मेरे नकाब हो गए, वो एक्सपोज हो गए, जैसे कि आपने बोला। बहुत शुक्रिया खलीलुर रहमान कमर साहब, आपका भी, सदीक जान आपका भी। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। जिसने प्रोग्राम मिस कर दिया, रात 2 बजे आप रिपीट में देख सकते हैं, यूट्यूब पर लिंक अवेलेबल होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।